हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका आज की हमारी इस करंट अफेयर की क्लास में। आज की करंट अफेयर की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। यकीन मानिए कि इस क्लास का डेटा आपके सभी एग्जाम्स के लिए सफिशेंट होगा। क्लास को लास्ट तक देखेंगे और हर सवाल को बहुत ही केयरफुल के साथ आपको सुनना है और पढ़ना है, क्योंकि आपकी क्लास में आने वाला हर सवाल इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, किसी न किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा। बाकी सभी क्लास के अपडेट के लिए आपको टैली जो चैनल है हमारा यूट्यूब चैनल जिस पर आप पढ़ रहे हैं अपने पर, तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको सारी की सारी अपडेट्स मिलती रहें। चलिए आज की करंट अफेयर की क्लास हम अपने स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सवाल नंबर 1। हमारा सवाल नंबर 1 है, देखो अब मैं अभी तक मैं आपको डेली के 10 सवाल कराती थी, लेकिन बीच में 2 दिन की छुट्टी ली है, तो इस वजह से मैं आपको डेली के 12 और 15 सवाल लगभग लगभग कराने वाली हूँ। डेली थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा डेटा लेंगे ताकि हमारे जो पीछे के क्वेश्चन रहे हुए हैं, यानी कि 2 दिन के जो हमारे सवाल रह गए थे, 2 दिन का जो डेटा है उसे भी कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 1 हमारी स्क्रीन पर है। सवाल नंबर 1 है कि हाल ही में हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की बात करें तो 2025 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। देखो हाल फिलहाल की बात करें तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की बात कर रहे हैं हम, है ना, ये जारी हो चुकी है। इसमें देखो इसकी बात करें तो ये इंडेक्स है क्या, इसमें सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की बात करी जाती है। इसमें जो बात करी जाती है, बात करते हैं कि भाई सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जो है ये सबसे, या फिर मैं बात करूं जो शक्तिशाली जो पासपोर्ट होते हैं, इन पासपोर्ट की बात करी जाती है। ठीक है, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है, तो इस रैंक की बात करें तो भाई रैंक में यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे जो आया है, पहले नंबर पर, तो सबसे ज्यादा शक्तिशाली पासपोर्ट है सिंगापुर का। किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सिंगापुर का। ठीक है, और मैं बात करूँ कि सबसे निचले पायदान पर, ये सबसे कमजोर, ठीक है, ये तो फर्स्ट है। अगर बात करी जाए यहाँ पे सबसे लास्ट पायदान पर, है ना, अंतिम पायदान पे, और अंतिम पायदान है 106वां नंबर। 106वां नंबर पर सबसे लास्ट में कौन सा देश आया है, ये आया है अफगानिस्तान। कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो अफगानिस्तान कंट्री है, ये सबसे लास्ट में आया है। अच्छा, अगर बात करें इंडिया की, तो हमारे इंडिया का जो परफॉर्मेंस रहा है, भारत की जो स्थिति है, भारत की स्थिति है 85 नंबर की। भारत आया है हमारा 85वें नंबर पर है शक्तिशाली देशों में, है ना, किसमें, शक्तिशाली जो पासपोर्ट है इस इंडेक्स में। अच्छा, इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है हमारा लगभग 57 ऐसे देश है, 57 कंट्री में बिना वीजा के पासपोर्ट या बिना वीजा के जो है यात्रा कर सकता है। तो हमारा इंडिया बिना वीजा के, यानी कि जो वीजा है इसकी वीजा, बिना वीजा के लगभग 57 ऐसे कंट्री है, 57 ऐसे देश है, जिन 57 देशों में जो है हमारा भारत यात्रा कर सकता है। ठीक है, चलिए, तो इस सवाल का मैंने पूछा था कि भारत को कौन सा स्थान मिला है, 85 नंबर का, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया हमारा 85 नंबर पर है हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में। ठीक है, चलिए आपसे पूछेगा सबसे मजबूत किसका है और भारत की क्या स्थिति है। ठीक है, ये आपसे पूछेगा और आपको ये दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है। अच्छा, पिछली अगर इसकी मैं बात करूं कि भाई जो इसकी एक्सपोजिशन थी वो क्या थी, अगर इसकी एक्सपोजिशन की बात करें तो लगभग ये 80 पोजीशन थी हमारी पिछली वाली इंडिया की पोजीशन, फिलहाल जो है वो 85 नंबर की है। ठीक है, चलिए, तो हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में इंडिया 85 नंबर पर आ चुका है। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून था और इसे जो है किसने 46 साल के बाद में फिर से लागू कर दिया है। जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी, है ना, एक कानून लाए थे कि भाई ये जबरदस्ती से जो है धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता, इसके लिए 46 साल बाद में इसको फिर से लागू कर दिया है। किस ऐसे कौन सा स्टेट है जिसने इसको फिर से लागू किया है, ये जम्मू कश्मीर हो जाएगा, उड़ीसा है, अरुणाचल प्रदेश है, या फिर असम है। देखिए अभी हाल फिलहाल की बात करें तो भैया धर्मांतरण, जबरदस्ती से धर्मांतरण की बात कर रहे हैं कि जो जबरन है, जबरन आप धर्मांतरण की बात नहीं कर सकते कि जबरदस्ती आप किसी से धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, ये बात अगर बात करी जाए, मैं नहीं कह रही हूँ, बल्कि ये आर्टिकल है, एक आर्टिकल है 25, एक आर्टिकल है हमारा भारत के संविधान में, एक अनुच्छेद है अनुच्छेद 25, और अनुच्छेद 25 बाकायदा इस बात को कहता है कि भाई अंत्यकरण की स्वतंत्रता होगी। ये कहता है कि भाई आपके पास में जो है यहाँ पे अंत्यकरण की स्वतंत्रता है, मतलब एक ऐसी स्वतंत्रता है कि आप जो है किसी भी धर्म को, किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं, किसी भी धर्म रिलीजन को आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, है ना, अपनी मर्जी से। तो इसके लिए ना एक आर्टिकल 25 है, लेकिन हुआ क्या देखो,
और ये इस बात को भी प्रोटेक्ट करता है, इस बात की रक्षा करता है कि भाई जबरदस्ती से कोई भी जबरन अगर बात करे तो जबरन धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता है ना। जबरन धर्मांतरण की बात करें तो जबरन धर्मांतरण नहीं कराया जा सकता। इसी चीज को लेते हुए कि जबरदस्ती जो धर्म परिवर्तन करवाते हैं, इसको रोकने के लिए अभी हाल फिलहाल में अरुणाचल प्रदेश में जो है भाई इसके लिए नियम लागू कर दिया गया है। ठीक है, देखिए अरुणाचल प्रदेश की अगर मैं बात करूँ ना, तो अरुणाचल प्रदेश में 1978 में एक एक्ट आता है, एक 1978 में एक एक्ट आता है, और इसमें जबरदस्ती धर्मांतरण पर रोक लगाई जाती है कि भाई आप जो है जबरदस्ती की बात करें तो जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं करवा सकते हैं, कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करवा सकते, है ना। इस पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब की बात देखो, अब ये जब लागू किया था और उसके बाद में इस एक्ट को फिर 46 ईयर यानी कि 46 साल के बाद में फिर से इसको जो है लागू किया गया है। ठीक है, चलिए अरुणाचल प्रदेश के सीएम कौन हो जाएंगे इस प्रकार की व्यवस्था बनाने वाले, तो ये हो जाएंगे पेमा खांडू। कौन हो जाएंगे, इनका नाम है पेमा खांडू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए और अगर ऐसा करवाते हैं तो कंडीशन क्या बनती है, देखो 2 साल की जो है यहाँ पे कैद हो जाएगी, 2 साल की कैद होगी और 10,000 रुपये का 10,000 रुपये का जुर्माना भी देना पड़ेगा। ठीक है, लगभग इतने रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा। इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश ने लगभग 46 साल के बाद इसको फिर से लागू किया है। जबरदस्ती धर्मांतरण विरोधी कानून लेकर के आई है। किस एक्ट के तहत लेकर के आई थी, 1978 में जो एक्ट आया था उसके तहत लेकर के पहले आई थी और अब लेकर के आई है। ठीक है, चलिए भाई, और धर्म को अगर मैं कहूँ कि भाई किसी भी रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको संरक्षित करने के लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल है 25। ठीक है, चलिए अगला सवाल आता है हमारा सवाल नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि हाल ही में लेबनान का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है। ये आपके माइक जॉनसन हो जाएंगे या फिर जोसेफ ऑन हो जाएंगे, आइसेक वैल्यू हो जाएंगे या फिर मिखाइल कैवलेसिविटी हो जाएंगे। देखो अभी लेबनान के प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, है ना। एक देश है जिसका नाम है लेबनान। इस लेबनान कंट्री की बात करी जाए, सबसे पहले इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, बैरूत इसकी कैपिटल हो जाएगी। ठीक है, ये इसकी राजधानी हो गई है। ठीक है, बैरूत लेबनान की राजधानी है। चलिए अब लेबनान के ना प्रेसिडेंट बने हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति बनाए गए हैं। अच्छा, इसके राष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, इसके राष्ट्रपति हो जाएंगे जोसेफ ऑन। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में इसके जो राष्ट्रपति बने हैं ये जोसेफ ऑन की बात करें तो भैया इनको ना राष्ट्रपति बनाया गया है, जोसेफ ऑन को। ठीक है, अच्छा अगर बात करी जाए तो ये पहले कौन थे, तो देखो ये जो है सशस्त्र सेना जनरल में शामिल थे पहले। अगर इनकी कंडीशन बात करी जाए तो भाई पहले जो थे ये जो सशस्त्र सेना बल है, इसकी बात करूं, सशस्त्र सेना जो है इसके जनरल रहे थे पहले। ठीक है, इसके जनरल रहे थे और अब इनको ना प्रेसिडेंट बना दिया गया है। अच्छा, अगर लेबनान की बात करें तो ये किसका उपनिवेश रहा है, ये किसका उपनिवेश रहा है, तो ये फ्रांस का उपनिवेश कंट्री रहा था। और लेबनान की एक बात हो रही है कि भाई यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है इनका कार्यकाल कितना होने वाला है, तो 6 वर्ष इनका कार्यकाल होने वाला है, ये इनका कार्यकाल होने वाला है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे जोसेफ ओन। जोसेफ ओन भाई लेबनान के प्रेसिडेंट बन चुके हैं। ठीक है, और बहुत सारी नियुक्तियां हैं। मैं आपको ना एक काम करूंगी, एक ऐसी वीडियो या एक ऐसी क्लास रिकॉर्ड करके आपके लिए मैं तैयार कर दूंगी जिसमें सारे के सारे 2025, 2024, 25 में जितनी भी नियुक्तियां हुई हैं वो सारी की सारी नियुक्तियां आपके सामने होंगी, सबके सब पदों की, है ना, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सब नहीं बताने वाली, किताबों में सबके सब आती है लेकिन सारे की सारी एग्जाम में नहीं आती ना। एग्जाम हमारा किस चीज़ की डिमांड कर रहा है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे पूरी एक क्लास बना करके दे दूंगी। ठीक है, चलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये है हमारे, अगर बात करें ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं ना, जो पिक्चर आपको दिख रही है फोटो, हाँ बिल्कुल, तो ये उन्हीं का फोटो है, यहाँ पे जोसेफ ओन है ये। ठीक है, चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 है कि हाल ही में ग्राहक अनुभव के लिए, यानी कि कस्टमर जो है इनके एक्सपीरियंस की बात करें तो कस्टमर एक्सपीरियंस के लिए जो है एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का 3rd एयरपोर्ट कौन सा बना है, तीसरा एयरपोर्ट कौन सा बना है। ये मुंबई बना है, दुबई है, सिंगापुर है, ये टोक्यो है।
देखो बात किसकी हो रही है, लेवल 5 मान्यता प्राप्त करने वाले की हो रही है। जो हमारा लेवल 5 है, अगर इसकी बात करी जाए, यहाँ पे जो आपका लेवल 5 है ना, इस लेवल 5 मान्यता प्राप्त एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं। लेवल 5 मान्यता प्राप्त जो है, मान्यता प्राप्त एयरपोर्ट की बात करी जा रही है, ठीक है। अगर इस एयरपोर्ट की बात करूँ तो ये एयरपोर्ट जो है, पहली बात तो ये अगर इसकी बात करी जाए तो ये किसके लिए है, अगर बात करें तो भाई ये किसके लिए है, ग्राहक अनुभव के लिए, है ना। किसके लिए हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका जो ग्राहक है इनके अगर अनुभव की बात करी जाए तो इनके अनुभव के लिए हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, साथ में जो सर्वश्रेष्ठ है उसकी बात करेंगे, है ना, जो यहाँ पे सर्वश्रेष्ठ है उसकी बात करें तो सबसे पहली बात तो हो जाएगी भाई वो कौन सा जाएगा, ये जो एयरपोर्ट है, अगर बात करें कि भाई कौन सा एयरपोर्ट है ये, तो ये एयरपोर्ट की बात करें छत्रपति शिवाजी, जो आपका महाराजा एयरपोर्ट है ना, छत्रपति शिवाजी महाराजा एयरपोर्ट, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका छत्रपति शिवाजी महाराजा एयरपोर्ट, ठीक है। ये हो जाएगा आपका छत्रपति शिवाजी महाराजा एयरपोर्ट की बात करी जाए तो ये हो जाएगा। और ये कहाँ पर है, ये आपका ना मुंबई में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा भाई, ये होगा आपका मुंबई में, ठीक है। इसको जो है यहाँ पे, ये कौन सा एयरपोर्ट हो गया, छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट है, मुंबई में हो जाएगा। अब देखो अगर मैं इसको पूरे वर्ल्ड लेवल की बात करूँ, पूरे विश्व में, है ना, तो भाई ये पूरे विश्व में तो है ये तीसरे स्थान पर। और अगर इंडिया की बात करूँ भारत में, तो भारत में इसे सर्वश्रेष्ठता में दिया गया है प्रथम स्थान। इंडिया में पहला हो जाएगा और पूरे वर्ल्ड में थर्ड हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, मुंबई का छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, ठीक है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे देखेंगे ये है आपका छत्रपति शिवाजी महाराज एयरपोर्ट मुंबई। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है कि हाल ही में विश्व हिंदी दिवस 2025 कब सेलिब्रेट किया गया है। ये 7 जनवरी को, 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी। 9 जनवरी को आपको पता होगा प्रवासी दिवस हमने सेलिब्रेट किया था, है ना। अच्छा, अब 10 जनवरी की बात करें तो 10 जनवरी को भाई हमने पूरा जो वर्ल्ड हिंदी डे है, अगर इसकी बात करूँ तो वर्ल्ड हिंदी डे 2025 सेलिब्रेट कराया हमने 10 जनवरी को, ठीक है। चलिए, सबसे पहली बात करें, देखो इसको हमने सेलिब्रेट तो करा 10 जनवरी को। बात हो रही है भाई यहाँ पे विश्व हिंदी दिवस की, और जो विश्व हिंदी दिवस है अगर इसकी बात करें तो ये 10 जनवरी 1975 1975 को पहली बार सेलिब्रेट किया गया था। उस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थी, सॉरी प्राइम मिनिस्टर कौन थी, तो ये यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर थी हमारी इंदिरा गांधी, ठीक है। जो इंदिरा गांधी थी, अगर इंदिरा गांधी की बात करी जाए तो उस टाइम पे ये प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी। और पहला सम्मेलन हुआ था यहाँ पे हिंदी का, जो है पहला सम्मेलन हुआ था, और ये कहाँ हुआ था, ये हुआ था नागपुर में, ठीक है। मतलब मैं उसकी बात कर रही हूँ जब हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया गया था, हिंदी दिवस की, है ना, तो इसका सम्मेलन कहाँ हुआ था, नागपुर। कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है। अच्छा, इसकी घोषणा, अब देखो ये सबसे पहली बार सेलिब्रेट, मतलब ये जो है सेलिब्रेट हुआ, लेकिन हिंदी दिवस मनाना कब से स्टार्ट करा, अगर इसकी बात करें कि भाई हिंदी दिवस मनाया जाएगा, और इसकी जो घोषणा करी थी वर्ल्ड लेवल पर, ये 2006 में करी है, ठीक है। ये तो होगी पूरे वर्ल्ड लेवल की। अच्छा, इसकी थीम क्या रही है इस बार 2025 की, अगर मैं थीम की बात करूँ तो भाई इसकी थीम क्या रही है, इसका विषय क्या रहा है, तो इसकी जो थीम रही है वो रही है वैश्विक एकता और सांस्कृतिक गर्व की आवाज़ हिंदी, है ना। ये आपसे पूछी जाएगी, और इसको ना आप वैश्विक एकता एंड सांस्कृतिक गर्व की आवाज़, है ना, गर्व की आवाज़ हिंदी, ठीक है। ये ना इसकी थीम रही है। अच्छा, एक बात बताओ, ये तो पूरे वर्ल्ड लेवल का था। अगर मैं कहूँ कि हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, अगर सिर्फ हिंदी डे की बात करूँ तो भाई जो हिंदी दिवस है, ये जो हिंदी दिवस है ये है आपका 14 सितंबर 1949 यानी कि 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया था। तो अगर बात करें जो हमारी संविधान सभा थी, इसने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को क्या बोला है, हिंदी को
राजकीय भाषा बोला है ना, राजकीय भाषा का दर्जा दिया। इसी दिन से हमने हिंदी दिवस, नेशनल हिंदी डे सेलिब्रेट करा है। और इंटरनेशनल हिंदी डे सेलिब्रेट 2006 में घोषणा करी जाती है। और स्टार्टिंग की इसकी बात करें तो ये जो है 10 जनवरी 1975 से, है ना। चलिए आगे बात कर लेते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है कि हाल ही में चिकित्सा पत्रिका नेचर एजिंग, इसने जो है नेचर एजिंग के ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025, इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला है। देखो 122 है, 123 है, 124 है, 125 है। पहली बात तो स्थान इंडिया का बड़ा नीचे है ना। है क्या चीज़, समझो इस बात को। देखो एक ग्लोबल एजिंग इंडेक्स आई है, अभी हाल फिलहाल की बात करें तो भाई एक इंडेक्स आई है, इसका नाम है ग्लोबल एजिंग इंडेक्स, ठीक है। ये एक इंडेक्स आई है 2025 की, ठीक है। अब जो ये इंडेक्स आई है ना, अगर इसकी बात करें तो इसने ना क्या बोलते हैं, एक पत्रिका अपनी रिपोर्ट में एक पत्रिका की बात करी है। तो भाई इसने जो रिपोर्ट दी है, इसकी रिपोर्ट की बात करूँ तो इसने एक पत्रिका की बात करी है। और वो पत्रिका कौन सी है, नेचर एजिंग, है ना। ये कौन सी हो जाएगी, जो नेचर एजिंग है ये एक पत्रिका है, इसकी बात करी है। अच्छा अगर बात करें तो इस पत्रिका में ना कुछ कंट्री को रैंक दी गई है नेचर के अकॉर्डिंग। जो कंट्री चल रहे हैं उनके अकॉर्डिंग यहाँ पे कि भैया नेचर में इनका क्या स्थान है। तो इसमें जो भाई रैंक आई है फर्स्ट नंबर पे, इस रैंक में जो फर्स्ट नंबर पे कंट्री आया है वो कौन सा हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। कौन सा है, ये हो गया आपका स्विट्जरलैंड, ठीक है। ये तो भाई आपका फर्स्ट नंबर पर हो गया। अब बात ये आती है कि यहाँ पे इंडिया की अगर बात करें कि भाई हमारा जो इंडिया है, इंडिया कौन से स्थान पर है। भारत की बात करी जाए तो जो इंडिया की स्थिति है, इंडिया है हमारा 123 रैंक पर। और टोटल देखो, अगर बात सुनो टोटल कंट्री कितने हैं, टोटल कंट्री है 143, यानी कि 143 कंट्री में से भारत को 123वां स्थान मिल रहा है। किसमें, नेचर एजिंग, नेचर एजिंग जो क्या बोलते हैं पत्रिका आई है उसमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक सेकेंड, हाँ इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आंसर हो जाएगा 123वां स्थान मिला है हमारे इंडिया को, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखेंगे इंडिया रैंक की बात करें 123 है, ठीक है, इन जो रेडियंस है इनके लिए, ठीक है। और ये इसके लिए है कि जो रैपिडी एक जो सोसाइटी होती है उसके थ्रू। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। सवाल नंबर 7 है, कह रहा है कि हाल ही में केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय ने, कौन है भैया, यहाँ पे केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय नाम है। और इसने सांस्कृतिक गांव बनाया है एक, ठीक है। और उस गांव का नाम है कालाग्राम गांव। क्या नाम है, कालाग्राम गांव है। और इसकी स्थापना कहाँ पे, इस गांव को कहाँ स्थापित किया है, नई दिल्ली में, प्रयागराज में, चंडीगढ़ में, पटना में। अपना दिमाग लगाओ और मुझे ये बताओ कि एक बात बताओ, हमें अपना कल्चर हम कहाँ दिखाएंगे, जहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, कल्चर हम उन्हें तो दिखाएंगे ना जिन्हें हमारे कल्चर के बारे में पता नहीं है। बेशक आपका जवाब ये हो सकता है कि हमारे इंडिया में आजकल के जो यूथ है उनको हमारे कल्चर के बारे में नहीं पता है, लेकिन वो इंडिया से बिलोंग करते हैं, कहीं ना कहीं उन्हें बहुत कुछ पता है। लेकिन हम अपने कल्चर कहाँ शो करेंगे, जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होने वाली है। और 2025 में भीड़ भाड़ कहाँ होगी, देखो अगर मैं बात करूँ कि 2025 में सबसे ज़्यादा भीड़ जो होगी वो होगी आपकी प्रयागराज में, है ना। सबसे ज़्यादा भीड़ होगी प्रयागराज में। और प्रयागराज में चल रहा है अभी महाकुंभ, ठीक है। जो महाकुंभ है ये चल रहा है प्रयागराज में। अब प्रयागराज की स्थिति है कि भैया वहाँ पे कुंभ का मेला चल रहा है। तो प्रयागराज में जो रेलवे स्टेशन है ना, एक सेकेंड, हाँ प्रयागराज में जो रेलवे स्टेशन है ना, अब भाई एक बात बताओ, जब लोग दूर दूर से जाएंगे, कहाँ किसी न किसी ट्रांसपोर्ट से जाएंगे, परिवहन से जाएंगे, तो रेलवे से सबसे ज़्यादा लोग जाएंगे। अब रेलवे के पास में ना, रेलवे के आसपास वाले एरिया में ही वहाँ पे एक गांव बसाया गया है, यहाँ पे एक गांव बनाया है। और इस गांव का जो नाम रखा है, इस गांव का नाम है कालाग्राम। क्या नाम है, इसका नाम है यहाँ पे कालाग्राम गाँव, ठीक है। और जो कालाग्राम गाँव रखा है ना, इसका नाम है ना, ये एक सांस्कृतिक गाँव होगा। इसकी क्वालिटी है कि भैया यहाँ पे ना इंडिया का जो कल्चर है उसको यहाँ पे दिखाया जाएगा। ये कैसा गांव होगा, ये होगा आपका सांस्कृतिक गांव होगा। और मतलब इसमें ना भारत का खान पान है ना, भारत का खान पान दिखाया जाएगा, साथ में रहन सहन है इसमें। जैसे इंडिया में मतलब हमारे जो पूर्वज जिस तरीके से, पूर्वज तो नहीं बहुत ज़्यादा डीप हो जाएगा पूर्वज, मतलब जिस तरीके से हमारे हम आर्य के माने जाते हैं, तो जिस तरीके से हम हमारे ऐतिहासिक लोग रहते थे उस तरीके से।
तो यहाँ पे हमारा जो रहन सहन है, ये है, खान पान है, साथ में हमारे क्या बोलते हैं, जो हमारा संगीत है ना, और साथ में हमारा जो कल्चर है वो यहाँ पे पहनावा है, ये सारी चीज़ें हमारी इंडिया वाली दिखाई जाएंगी, नहीं कि वेस्टर्न कल्चर वाली, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम कहाँ पे दिखाएंगे, सांस्कृतिक गांव में दिखाएंगे। और ये कालाग्राम गांव कहाँ बनाया जा रहा है, प्रयागराज में। और प्रयागराज में रेलवे स्टेशन के आसपास वाले एरिया में जो है हम वहाँ पे इस प्रकार की स्थिति रखने वाले हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात और है यहाँ पे। अच्छा, इसका आंसर तो देखो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कि इस गांव को बना कौन रहा है, ठीक है। अगर बात करें कालाग्राम को जो बना रहा है, तो भैया इसको बनाने वाला कौन है, कौन करेगा, इस पे पैसा खर्च किसने करी है, इसकी बात घोषणा कौन कर रहा है कि भैया ये बनाया जाएगा। तो इसकी जो घोषणा कर रहा है ना, ये केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय। भैया कौन बनाएगा। अगर हम बात करें कि हमारा कल्चर है उसको जो आगे बढ़ाएगा, भाई कल्चर को बढ़ाएगा कौन, जो कल्चर मंत्रालय होगा, जिसके पास ठेका होगा। अब संस्कृति का ठेका किसके पास है, केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय के पास। तो कौन करेगा यहाँ पे इसको, भाई इसको करेगा केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय की बात करें तो जो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय है, भाई इसने इसकी जो है बातचीत करी है। फिलहाल इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रयागराज में बनाया जाएगा आपका कालाग्राम। और उत्तर प्रदेश वाले जितने भी स्टूडेंट मेरी क्लास लेते हैं, मैं आपको बिल्कुल सीधे तरीके से बोल रही हूँ कि अगर आपको महाकुंभ से या उत्तर प्रदेश से रिलेटेड मेरी क्लास में कोई भी सवाल आया करे, तो आप उसको अलग नोट कर लिया करो और एक यूपी स्पेशल करंट अफेयर की आप नोटबुक अलग बना लो। और यकीन मानना कि जितना डेटा मैं आपको यहाँ पे डिलीवर करती हूँ ना, जो डेटा देखो क्वेश्चन में तो इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं रहती हैं, लेकिन जो मैं लिखती हूँ ना, यकीन मानना कि वो डेटा आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये बात आपको आज नहीं, लेकिन एग्जाम में बैठ के पता चलेगी कि हाँ मैडम ने क्या बोला था, हमारे लिए कितना कुछ खास था, है ना। क्योंकि तुम्हें पता है, देखो हमारा पीसीएस हो, उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, बाकी राज्यों जितने भी और राज्य हों उनके अकॉर्डिंग सबसे उच्च स्तर की परीक्षाएं होती हैं, मतलब उनका लेवल अच्छा रहता है, ठीक है। और रीज़न ये है कि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ज़्यादा है, पेपर देने वाले ज़्यादा हैं, तो पेपर को उसी अनुसार बनाया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा और एडवांस पढ़ना पड़ेगा। तो भाई इसका आंसर हो जाएगा प्रयागराज। चलिए, तो यहाँ पे मैंने कहा कि भाई यहाँ पे कालीग्राम गांव बना दिया गया है प्रयागराज में। अगला सवाल, सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है कि दक्षिण भारत की पहली संक्रामक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है। भाई ये जो संक्रामक रोग होते हैं, संक्रामक रोग वो होते हैं, संक्रामक रोगों की अगर मैं बात करूं तो ऐसे रोग हैं जो पानी से फैले, जो हवा से फैले, साथ में जो किसी को टच करने यानी कि जो हमारे किसी को छूने से फैले, या फिर जो हमें श्वास के द्वारा फैले, है ना। तो ये सभी के सभी रोग कैसे होते हैं, जो क्या बोलते हैं, फ्लू होते हैं, या फिर मैं बात करूं कि जो इस तरह प्रकार के वायरस होते हैं, तो वो सभी के सभी संक्रामक रोग होते हैं। और दक्षिण भारत की पहली ऐसी जो संक्रामक रोग की एक अनुसंधान प्रयोगशाला लैब बनाई गई है ना। इसके लिए जो है साउथ इंडिया की पहली है, मतलब इंडिया में तो बनाई जा चुकी है, इंडिया में तो बनाई जा चुकी है, लेकिन साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया की पहली हो जाएगी, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। तो ये पहली है, और ये जो लैब बनाई जा रही है, ये कहाँ बनाई जा रही है, ये बनाई जा रही है बेंगलुरु में, ठीक है। ये साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया की पहली है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे बात करी है कि जो इन्फेक्शंस होते हैं, इन्फेक्शन डिजीज होती है, इसकी बात करें तो इनको जो है इनकी रिसर्च करेंगे, साथ में इसका जो है यानी कि जो डायग्नोसिस लेबोरेटरी बनाई जा रही है, और ये साउथ इंडिया की बनाई जा रही है, और ये आपकी कहाँ बनाई जा रही है, बेंगलुरु में बनाई जा रही है, ठीक है। चलिए अगला सवाल नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस, अगर बात करी जाए कि नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट किया गया है 2025 का, ये कब सेलिब्रेट किया गया है रिसेंटली। डेट पूछ रहा है कि भैया 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी या 12 जनवरी। अभी मैंने बताया था 9 जनवरी को भारतीय प्रवासी दिवस, यानी कि ये हमारा जो प्रवासी दिवस है, यानी कि 9 जनवरी की बात करें तो महात्मा गांधी अफ्रीका से इंडिया आए थे, है ना। तो इस दिन हमने क्या मनाया था, प्रवासी दिवस सेलिब्रेट करते हैं उनकी याद में। दूसरी बात, 10 जनवरी को मैंने कहा कि यहाँ पे वर्ल्ड हिंदी डे सेलिब्रेट किया जाता है, और इसके बाद आता है आपका 12 जनवरी। 12 जनवरी को 2 दिवस सेलिब्रेट किए जाते हैं, एक तो वर्ल्ड यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस, है ना, नेशनल यूथ डे, माफ़ कीजिएगा मैंने वर्ल्ड बोला था,
नेशनल यूथ डे यानी कि राष्ट्रीय युवा दिवस, और एक हाथी दिवस भी इसी दिन सेलिब्रेट किया जाता है, हाथी दिवस है ना। दो दिवस एक ही दिन सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेकिन अब बात क्या होती है, बात ये होती है कि युवा दिवस 2025 का, ठीक है। क्यों भाई ऐसा ये क्यों मनाया जाता है, क्यों सेलिब्रेट करते हैं? तो 12 जनवरी की बात करें तो भाई 12 जनवरी 1863, इस दिन को जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जो स्वामी विवेकानंद है, इन स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है, ठीक है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, इनका जन्म होता है। अच्छा एक चीज़ और पूछी जाती है, जो हमारे स्वामी विवेकानंद हैं, इन्होंने एक संस्था बनाई थी, एक मिशन की स्थापना करी थी, वो कौन सा था? तो अगर बात करें यहाँ पे रामकृष्ण मिशन की बात करूँ तो रामकृष्ण मिशन जो है इनके द्वारा स्थापित किया गया था 1897, 1897 में, है ना, बिल्कुल। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ बनाया था? बेलूर मठ, वेस्ट बंगाल में इसका हेडक्वार्टर बना दिया गया था, ठीक है। और इसका अगर बात करें 10 जनवरी को जो हमने नेशनल यूथ डे मनाना स्टार्ट करा है, तो ये 12 जनवरी 2025 जो है इस बार मनाया गया है, और ये 1984 से शुरू करा है। अगर बात करें तो ये कब स्टार्ट करा था? 1984, ठीक है, इस टाइम से हमने इसको स्टार्ट किया था। फिलहाल इसका आंसर क्या हो जाएगा? 12 जनवरी हो जाएगा। तो नेशनल यूथ डे है, और अगर बात करें 12 जनवरी 2025 को ये सेलिब्रेट किया गया है। चलिए अगला सवाल नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है कि हाल ही में बीसीसीआई सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो बीसीसीआई सचिव कौन बनाए गए हैं? नीरज चोपड़ा, अंजू बॉबी जॉर्ज हैं, या देवजीत सेकिया हैं, या कृष्णा पूनिया हो जाएंगे। अगर इसकी बात करी जाए तो भाई ये कौन बनाए गए हैं? देखो इस सवाल में सबसे पहली बात करें कि भाई यहाँ पर अगर बात करी जाए तो इसका आंसर, अगर बीसीसीआई के सचिव की बात करें तो ये यहाँ पे देवजीत सेकेनिया हो जाएंगे। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सी आंसर है, ठीक है, आंसर हो जाएगा सी। चलिए इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ठीक है। चलिए ये हो जाएंगे हमारे देवजीत सेकिया, ठीक है। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेंगे, अच्छा सवाल है। हाल ही में अमेरिकी पत्रिका आई है और ये ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज़ है, ठीक है। इसने जो है किसे वर्ष का, इसने कहा कि भैया इसने किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी घोषित करा है ना। देखो यूएसए की पत्रिका है, अमेरिका की एक पत्रिका है, और इस पत्रिका की बात करी जाए तो अमेरिका की पत्रिका है ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज़, ठीक है। ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज़ की बात करें तो भाई ये जो है फील्ड्स न्यूज़ की बात करूँ तो ये है ना। अब ये है ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज़ एक पत्रिका है, यूएसए की है। उसने बोला है कि भैया सर्वश्रेष्ठ भाला फेंक खिलाड़ी उसने घोषित करा है कि भैया सबसे अच्छा जो भाला फेंकने वाला है, भाला फेंकने वाला है, इसकी बात करूँ, ये भाला, एक सेकेंड, ये थोड़ा मिस्टेक ही लगेगी, अभी तो आप समझ जाओगे, लेकिन जब पीडीएफ देंगे तो फिर आपको दिक्कत आएगी, है ना। चलिए इसने ना बात करी कि भैया जो सर्वश्रेष्ठ भाला, भाला है, ये फाला ही फाला लिखा जा रहा है, भाला फेंक खिलाड़ी की बात करी कि भैया भाला फेंक खिलाड़ी सबसे अच्छा कौन है। तो अब देखो बात यूएसए की पत्रिका ने इस बारे में बोला है, तो यूएसए ने भैया एक खिलाड़ी का नाम दिया है जिसका नाम आप मुझे बताएंगे, चोपड़ा। कौन है? नीरज चोपड़ा। तो ये खिलाड़ी है, इनका नाम है नीरज चोपड़ा। और ऐसा नहीं है कि इन्होंने अपनी मर्जी से दिया है, नहीं भाई, क्योंकि जापान में टोक्यो ओलंपिक हुआ था, आपको याद होगा कि भैया जापान में जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, इस ओलंपिक की बात करी जाए तो इस ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था नीरज चोपड़ा ने, और गोल्ड मेडल कितने, 87.58 मीटर भाला फेंकने के बाद, है ना। अच्छा इसके बाद में जो है यहाँ पे पेरिस ओलंपिक होता है। इसके बाद में अगर मैं बात करूँ फ्रांस में जो पेरिस ओलंपिक हुआ था, इसकी बात करी जाए तो इसमें इन्होंने 89.45 मीटर भाला फेंक के सिल्वर मेडल जीता था, है ना। तो भैया ये भाला फेंक के बड़े सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी रहे हैं, इसीलिए इन्हें जो है सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी घोषित करा है यूएसए की पत्रिका ट्रैक एंड फील्ड्स न्यूज़ ने, ठीक है। आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी, यानी कि नीरज चोपड़ा इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए तो
तो ये है हमारे नीरज चोपड़ा और भारत की आन बान शान, बिल्कुल है भाई, बिल्कुल। अगला सवाल है हमारा नेक्स्ट। अगला सवाल है सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 है कि हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्राप्त करने वाले कप्पड़ और चल समुद्र तट का संबंध किससे हो जाएगा? चलिए, गोवा हो जाएगा स्टेट, यहाँ पे तमिलनाडु है, या फिर केरल है, या फिर यहाँ पे कर्नाटक है। ये केरल नहीं है, ये केरल है, ये टाइपिंग मिस्टेक है ना। चलिए, ब्लू फ्लैग प्रमाणन की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? वैश्विक स्तर पर जो हमारा ब्लू फ्लैग है प्रमाणन, इसकी बात, प्रमाणन की बात करी जा रही है, ठीक है। चलो, अगर हम इसकी बात करें तो ये जो फाउंडेशन ऑफ जो एनवायरनमेंट एजुकेशन होता है ना, इसके द्वारा जारी किया जाता है। ये जारी कौन करता है अगर बात करी जाए तो इसको जारी करता है आपका फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट, फाउंडेशन ऑफ एनवायरनमेंट एजुकेशन। कहाँ हो जाएगा? डेनमार्क में, ठीक है, डेनमार्क के द्वारा। अब देखो, इसने जो यहाँ पे क्या बोलते हैं प्रमाणन जारी करा है, तो इसको फर्स्ट नंबर पे जो रखा है ना, इसने फर्स्ट नंबर पे तो देखो रखा है, जो फर्स्ट नंबर पर है ये तो है जो ब्लू फ्लैग है, ये तो पूरी रखा है उड़ीसा, है ना। इंडिया में की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे जो आपका ब्लू फ्लैग की बात करें तो ये जो रखा है, ये तो रखा है पुरी, ठीक है। और पुरी यानी कि उड़ीसा, है ना। और अगर बात करूं, उसने कहा है कि यहाँ पे जो कप्पड़ और चल समुद्र तट है, अगर बात करें कि जिसमें आपका कप्पड़ और चल समुद्र तट की बात करें, है ना, चल समुद्र तट जो है इसकी, तो ये रखा है इन्होंने केरल, ठीक है। और केरल की बात करूँ तो केरल का नंबर कौन सा हो जाएगा? ये 13 नंबर है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और इसमें इसका 13 रैंक हो जाएगी। आंसर होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे और भी है जो ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेशन है, जिनके पास में अगर बात करें हम कि जो बैचेस क्या बोलते हैं प्रपोज्ड फॉर है ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट वाले, तो इन्होंने फिलहाल जो रखा है, देखो ये कह रहे हैं ना कि कप्पड़ बैच की बात करें तो कप्पड़ बैच तो दिया है केरल के लिए। अभी मैंने उड़ीसा की बात करी थी, है ना। यहाँ पे देखो, अगर उड़ीसा की बात करी जाए ना, उड़ीसा की, तो ये देखो गोल्डन बैच वाला है। गोल्डन बैच की बात करेंगे तो उड़ीसा के पास चले जाएंगे, और अगर यहाँ पे जो कप्पड़ बैच की बात करेंगे तो केरल के पास चले जाएंगे। इन बैच की बात करेंगे तो पुदुचेरी है। इसमें ना मैंने सारे के सारे बैच इंक्लूड किए हैं। आप इजीली से वीडियो को पॉज करके या फिर जब आपको पीडीएफ मिलेगा तो आप देख लेंगे, ठीक है। फिलहाल आज मैंने आपको 12 क्वेश्चन कराए हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूं जिस कारण से मैंने 2 दिन आपकी क्लास बंद करी थी, और उसके बाद में मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब होगी, तो मैं चाह रही थी कि आपको 15-15 क्वेश्चन दे दूंगी, लेकिन 15 क्वेश्चन लायक मेरी स्थिति नहीं हो रही है। स्थिति तो अभी इतनी भी नहीं थी कि मैं 10 क्वेश्चन भी कराती, लेकिन देखो चीज़ों के साथ लड़ना तो पड़ता है, करना तो पड़ता है ना। तो वही है, आपकी क्लास की छुट्टी नहीं होनी चाहिए, इसलिए। चलिए, तो फिलहाल आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू। बाकी सारी चीज़ें हम डिस्कस करते रहेंगे। आपको जहाँ पे भी क्लास में डाउट लगता है, चीज़ें लगती है कि यहाँ पे और हमें मैं आप चाहते हो कि मैं और आपको डिटेल में बताऊँ चीज़ें, तो आप ना एक काम किया करो, मुझे लास्ट में मैं आप सभी के मैसेज देखती हूँ। आप जो इनबॉक्स है ना, जो आपका, आप ना कमेंट किया करो, कमेंट में सारी चीज़ें बता दिया करो, वहाँ पे आपको सारा सॉल्यूशन आपको बाकायदा मिल जाएगा। पीडीएफ के लिए मैंने बता दिया, टेलीग्राम चैनल है आपका, डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लेंगे। और भैया आपका खुद का अपना यूट्यूब चैनल है, आप इसको बिल्कुल सपोर्ट करिएगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।